अचानक से एक एहसास होता है कि इर्द गिर्द कुछ है, शायद कोई है, दिख नहीं रहा है और कुछ है। किसी इंसान के साथ कुछ हुआ था, वो इंसान अब है नहीं। क्या एक मृत इंसान अपनी दास्तां बयां कर सकता है? क्या वो किसी तीसरे, किसी अनजाने को कोई सिग्नल भेज सकता है? विद्या, तुलसी के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर बालकनी में कौन बनवाता है? क्या मुकुंद, तुम हर दिन एक ही बात पकड़ के बैठ जाते हो यार। अरे देखो तो सही, कितना अजीब लगता है ये। क्या अजीब? एक तुलसी तो है वहाँ। तुलसी थी जो कि पता नहीं कितने टाइम पहले सूख चुकी है, और एक छोटे से पौधे के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर। हाँ तो बनवाया होगा। मुकुंद देखो, हम यहाँ रेंट पर रहते हैं तो इतना एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, जब तुम अपना घर बनवाना तो वहाँ ऐसा कुछ मत बनवाना, ओके? यार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो वो कितनी जगह घेर रहा है, कितना अजीब है सब कुछ, और वो पौधा ना जाने कितने टाइम पहले सूख चुका है। तो हम वहाँ नया पौधा लगवा देंगे। वैसे भी तुलसी का होना घर के लिए शुभ होता है, क्या बोलते हो? वो घर नए शादीशुदा जोड़े मुकुंद और विद्या ने किराए पर लिया, लेकिन वो तुलसी क्यारा इतना बड़ा, इतना अजीब था कि मुकुंद चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर पाता था। उसकी वजह से मुकुंद बेचैन हो जाता था, और अब मुकुंद और विद्या को इस घर में एक दिल दहला देने वाला अनुभव होने वाला था। विद्या, क्या हुआ मुकुंद? यार वो तुलसी क्यारा। यार तुम्हें नींद में भी वही दिखाई देता है क्या? ये कोई वक्त है इस बारे में बात करने का? नहीं यार, मतलब कितना अजीब लगता है वो। अरे अजीब तुम लग रहे हो, रात को भी वही बात लेके बैठ गए। तुम्हें और कोई थॉट नहीं आ रहा है क्या आजकल? नहीं यार, कुछ अटपटा सा है। तो जाओ मुकुंद। विद्या मेरी बात तो सुनो प्लीज। यार सुबह मैंने माली को बुलाया, वो आके दूसरा पौधा लगा देगा। अभी प्लीज सो जाओ, मुझे भी सोने दो। तुलसी का पौधा एक बच्चे की तरह होता है मैडम, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। रोज पानी दो, गमले की साफ सफाई रखो, और धूप भी मिलती रहनी चाहिए, वरना मुरझा जाती है तुलसी। जी भैया, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ लीजिए मैडम, हो गया।
विद्या। अरे यार अब क्या है मुकुंद, प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना तुम। यार उस तुलसी क्यारे को देखकर लगता है जैसे किसी ने अपना सामान लाकर हमारे घर में रख दिया हो। यार इतना बड़ा क्यों बनवाया है वो? मुझे क्या पता मुकुंद। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अजीब है? इतना बड़ा कौन बनवाता है? तुम एक काम क्यों नहीं करते, कल रमन भाई से बात करो, देखो वो क्या बोलते हैं। अरे क्या हुआ मुकुंद, अचानक से बुलाया, फोन पे भी कुछ बताया नहीं, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं रमन भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए ना अंदर आइए। रमन भाई घर बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है यहाँ। हाँ। लेकिन वो बालकनी में क्या हुआ? आप चलिए ना, मैं दिखाता हूँ आपको। चलो चलो चलो, क्या हुआ बोलो। अब ये जो आपने तुलसी के लिए बनवाया है ये काफी बड़ा है, काफी जगह भी घेरता है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन अभी बन गया तो क्या करें बोलो। अगर आप बोले तो हटवा दूं इसे। हटवाओगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी खर्चा होगा वो तुम देना, मेरे से मत मांग। हाँ आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगा वो सब। ये तोड़ने में जो टाइल वाइल टूटेगा, जो नुकसान होगा, उसका पैसा तुम्हारे डिपॉजिट में से काट लूंगा। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए रमन भाई, मैं बहुत ध्यान रखूंगा उस चीज का। हाँ तो फिर करवाओ, चलो चलो। वो तुलसी क्यारा पूरा हटवाने की क्या जरूरत है, 2-3 ब्रिक हटवा के थोड़ा छोटा करवा दो ना बस। क्या दिक्कत है विद्या, अब तो रमन भाई ने परमिशन दे दी है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी अभी मैंने वो पौधा लगवाया है और अभी हटा देंगे तो घर के लिए अशुभ होगा ना। सिर्फ क्यारा हटवा रहा हूँ विद्या, पौधा हम किसी दूसरे गमले में लगा देंगे, तुम्हारे लिए साफ सफाई के लिए भी आसानी हो जाएगी, है ना। अरे बाबा कल नया गमला ला दूंगा, तुम टांग देना उसे जहां मन करे, ठीक है। अच्छा सुन, एक काम करते हैं, पहले मिट्टी निकाल लेते हैं, उसके बाद क्यारा तोड़ते हैं, इससे हम लोगों का काम आसान हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। अभी ये क्या है? कपड़ा जैसा कुछ है क्या है यार? चल खींच, खींच, राजू खींच। भैया, भाभी, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? भैया देखो उसमें है क्या अंदर, देखो भाभी देखो। हमें बस 1 महीना ही हुआ है सर किराए पर ये फ्लैट लिए हुए। इतना बड़ा तुलसी का स्ट्रक्चर बालकनी में बहुत अजीब लगता था। मैंने मकान मालिक से बात की, उन्होंने तोड़ने की परमिशन दी। जब तोड़ने लगे तो उसमें से ये कंकाल निकला। मकान मालिक कौन है, नाम क्या उसका? रमन सरवैया नाम है सर, मैंने फोन किया है, वो आते ही होंगे। सर, है तो ह्यूमन स्केलेटन, लेकिन काफी बुरी हालत में, पेल्विक बोन्स तक टूट चुकी हैं, पता नहीं चल रहा है मेल है या फीमेल। स्केलेटन को फॉरेंसिक भेजो रीवा, देखते हैं उन्हें क्या मिलता है। ये कहां से लाए तुम लोग? कहां से लाए क्या मतलब? अरे हम कहां से लाएंगे, आपका घर है, आप जानो कहां से आया। मन रहते तो तुम होने, और तुमने जिद किया था वो तुलसी क्यारा तोड़ने के लिए, उससे पहले तो कुछ नहीं निकला यहाँ पे। कैसी बात कर रहे हो रमन भाई, 1 महीना हुआ मैं यहाँ पे आए हुए, और तुलसी क्यारा के अंदर से निकला है ना वो, तो आपको नहीं पता होगा कहां से है वो? पता तो आप ही को होना चाहिए, किसका कंकाल है? मैडम घर मेरा है, मैं रहता नहीं हूँ यहाँ पे, हमेशा से किराए पे ही है, और अब तो किराए पे भी कोई नहीं लेगा, सब डर जाएंगे। कितना नुकसान हो गया मेरा। रमन जी, आपको इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि क्या हुआ यहाँ पे? हाँ, समझ रहे हैं आप इसका मतलब? आपके घर से मानव कंकाल मिला है। किराए की बात तो बहुत दूर रही, हम आपके इस घर को सील करने जा रहे हैं। और चुपचाप हमें यह बताइए, यह कंकाल किसका है और किसने दफनाया इसे यहाँ पे? रमन जी बोलिए, कहां से आया कंकाल?
मुझे नहीं मालूम। 10 साल से किराए पे ही है। तो क्या 10 साल पहले दफनाया था इसको? हाँ, पता नहीं। तो फिर ये यहाँ आया कहाँ से? किसने दफनाया? तुलसी कह रहा आप ही ने बनवाया है ना, उसी में से निकला है। नहीं, हाँ हाँ, वो हितेश और धर्मेश ने बनवाया तुलसी क्यारा। हितेश, थोड़ा बारीक बारीक काटना। हाँ, नहीं तो करारे नहीं बनेंगे। देखना किसका फोन है। हेलो। तो धर्मेश मैम वो भी बात नहीं कर सकते, वो थोड़ा बिजी हैं। अच्छा, वैसे तुम्हें पता चला कि नहीं, धर्मेश की शादी फिक्स हो गई है। कौन है? आरती। मरवा के मानेगा यार। अच्छा ये लो, धर्मेश से बात करो। देखो कितना शर्मा रहा है, लड़की की फोटो भी नहीं दिखा रहा मेरे को। ये लो बात करो उससे, पूछना इससे कौन है। तू बजिया था ना। क्या आरती, तुम भी मजाक कर रहे थे? दोनों मामा भांजे थे, लेकिन रहते एकदम दोस्त जैसे थे। करते क्या थे? वो कोई कंसल्टेंसी कंपनी में काम करते थे। ये तुलसी क्यारा किसने बनवाया था? मामा ने या भांजे ने? हितेश, मुझसे हितेश ने बोला था, भांजे ने। रमन भाई रेंट। हाँ। अच्छा वो रमन भाई, एक रिक्वेस्ट है। बोलो बोलो। हम लोग क्या सोच रहे थे कि वो बालकनी में एक तुलसी क्यारा बना लेते हैं। तुलसी क्यारा? जी। हाँ, एक छोटा गमला ले आओ ने, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और सस्ते में हो जाएगा। बोलो। नहीं, वो गमला तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो 2-3 महीने में सूख जाता है। तो फिर हम सोच रहे थे कि थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। हाँ, तो कितना बड़ा? आइए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे समझ लो 2 फीट या 3 या 4 फीट। और इतना बड़ा क्यों? अरे रमन भाई बचपन से इसको तुलसी का शौक है, इसके घर में भी तुलसी है, जिद कर रहा था। मैंने कहा रमन भाई से बात कर ले। अपन बोला ना गमला ले लो, ये तोड़ने ओड़ने का काम बच जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा इतना बड़ा, बोल रहा हूँ। अरे रमन भाई, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एकदम अच्छे से बनवा दूंगा और पता भी नहीं चलेगा कि बाद में बना। रमन भाई बनवाने दो। प्लीज रमन भाई। अच्छा सुनो, अगर बनवाना है ना तो अपने खर्चे पे बनाना, मैं दूंगा नहीं पैसा एक भी। हाँ, और नुकसान नहीं होना चाहिए। चलो बनाओ, अगले महीने आता हूँ। धर्मेश, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा ना? एकदम परफेक्ट, इससे काम हो जाना चाहिए। पक्का? मतलब ऐसा तो नहीं लगेगा ना ये बालकनी के साथ नहीं बनाया? नहीं, सही हो गया। फिर भी एक बार चारों ओर से देख के बताओ ना, मतलब पक्का कुछ पता नहीं चल रहा है ना? देख, तो तू नहीं बताएगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा। अब कहाँ हैं दोनों मामा भांजे? पता नहीं मैडम, बाद में पता चला कि दोनों गायब हैं। मतलब मिसिंग? कैसे और कब से गायब है? ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से जाने के कुछ दिन बाद गायब हो गए। कहाँ गए किसी को मालूम नहीं। अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि ये नेचुरल डेथ नहीं थी, ये एक मर्डर था। जी, जिस तरह से बॉडी को छुपा कर रखा गया था, नेचुरल डेथ तो नहीं लगती, मर्डर ही होगा। अब बता सकते हैं मौत कैसे हुई होगी? यस सर, ये देखिए। सबसे पहली चौंकाने वाली बात थी कि कंकाल घर के उस स्ट्रक्चर से मिला था जिसे तुलसी के पौधे के लिए बनाया गया था। दूसरी हैरान करने वाली बात यह कि जिस धर्मेश और हितेश ने इसे बनवाया था वो दोनों खुद ही लापता थे। और तीसरी बात यह कि ऐसा हत्या को छुपाने के लिए किया गया था। अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि वो कंकाल किसी महिला का था या फिर पुरुष का। घर खाली कब किया उन दोनों ने? सर अक्टूबर 2017 में। अगस्त 2017 में उन लोगों ने बोला था कि 2 महीने में शिफ्ट कर जाएंगे, और फिर अक्टूबर में खाली कर दिया मकान। हितेश, ये धर्मेश क्या छे?
वो ऑफिस गया है ना। अच्छा रमन भाई, मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारा एग्रीमेंट है ना, वो अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है। हाँ क्यों? नहीं बस वो हम लोग शिफ्ट करने की सोच रहे थे। क्या अचानक से कोई प्रॉब्लम है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग थोड़ा बड़ा घर देख रहे हैं अभी। सर अक्टूबर 2017 में जब एग्रीमेंट खत्म हुआ तो उन लोगों ने मकान खाली कर दिया। धर्मेश आया था चाबी देने के लिए। अरे धर्मेश, नमस्ते। नमस्ते, आओ अंदर आओ। अरे धर्मेश, इतनी सुबह सुबह? वो रमन भाई फ्लैट की चाबी देने। हाँ लेकिन तुम लोग तो शाम को जाने वाले थे ना। हाँ बस अभी सुबह जाने का प्लान हुआ, सोचा जाना तो है, पूरा दिन आराम करने से अच्छा है अभी निकल लेते। हाँ अभी आ गए हो तो चाय वाय कुछ पियोगे? नहीं रमन भाई, वो हितेश सामान की गाड़ी के साथ वेट कर रहा है। जा कहाँ रहे हो? अभी तो मैंने और रितेश ने मुंबई जाने का प्लान किया है, देखो क्या होता है। मुंबई सरस है, बहुत कुछ है वहाँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अच्छा चलता। तो वो मामा भांजा दोनों मुंबई से मिसिंग हुए? नहीं ये तो पता नहीं सर, लेकिन खाली करने के 15 दिन बाद नवंबर 2017 में पार्क चौक पुलिस ने मुझे बुलाया था। अब मैं कैसे बताऊं कि हितेश धर्मेश किधर है? मेरे घर से तो 15 दिन पहले चले गए वो लोग। अब धर्मेश मेरे को बोला कि उसका और हितेश का मुंबई जाने का प्लान है। सर उन दोनों में से किसी ने हमें कुछ भी नहीं बताया, इसलिए तो हमने मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई है। इतना धर्मेश ने मेरे को बताया उतना मैं बता दिया, बाकी मालूम नहीं। धर्मेश ने तुमसे और कुछ कहा था? वो लोग मुंबई में कहाँ जा रहे हैं, वहां जाके क्या करेंगे? सच पूछो तो इतना जोर दे के मैंने पूछा भी नहीं। सर पिछले 15 दिन से दोनों में से किसी से कोई बात नहीं हो पाती। ना तो मेरे बेटे धर्मेश का फोन लगता है और ना ही मेरे नाती हितेश का। सर मेरी भी हितेश भैया से 15 दिन पहले ही बात हुई थी और उस पर भी वो मैसेजेस से कांटेक्ट में थे। सर ये देखिए, लेकिन इसमें भी भैया ने कभी कहा नहीं कि वो मुंबई जा रही है। जब भी मैं पूछती तो बोलते वो सूरत में ही है। मेरा बेटा धर्मेश भी ऐसे ही कॉन्टेक्ट में था, मैसेज से, लेकिन 15 दिन पहले उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। रमन, ये सब कुछ तेरे घर से जाने के बाद ही हुआ है और सिर्फ तू है जो कह रहा है कि वो लोग बॉम्बे गए हैं। सच सच बता, कहाँ है वो दोनों? मुझे क्या मालूम धर्मेश ने मुझे ही मुंबई जाने के बारे में क्यों बोला। तो वैसे भी वो मेरे फ्लैट पे किराए पे रहता था, कोई मेरे साथ नहीं रहता था। अक्टूबर में उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया तो वो लोग खाली कर दिया। वो हितेश और धर्मेश के खाली करने के बाद यानी अक्टूबर 2017 से लेके अभी कुछ दिनों तक 2 अलग अलग लोग किराए पे रहे उस मकान में, और उनके खाली करने के बाद ये मुकुंद और विद्या आए थे। सर 1 महीने के लिए भी खाली नहीं रहा। बहुत लकी मकान है वो। तुम्हारे उसी लकी मकान में से कंकाल निकला है? हाँ सर निकला है सर, सबको ये खबर भी हो गई है। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सबको पता चल गया, कोई किराए पे भी नहीं रहेगा वहां, और बेचूंगा तो बिकेगा भी नहीं वो। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने के साथ ही किराए पर रहने का चलन भी बहुत बढ़ा है, लेकिन क्या आप नए घर में जाने के पहले उस घर की बारीकी से जांच और पड़ताल करते हैं कि वहां पहले कोई अपराध या क्राइम तो नहीं हुआ? पूरा सूरत हैरान है कि ये कंकाल हमेशा से इस घर के अंदर एक तुलसी क्यारा में दबा हुआ उन दोनों किराएदारों की आंखों के सामने ही था, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग पाया था। तुलसी क्यारा यहाँ रहने वाले 2 पुराने किराएदारों ने बनवाया था, जो कि खुद भी अभी लापता है। तुम्हें वो तुलसी क्यारा याद है ना? कैसे भूल सकता हूँ भाभिनी। यार मैं सोच रहा हूँ कहीं और काम देख लो यार। यहाँ तो रात रात भर सिर्फ गधा मजदूरी करवाते हैं और साला इतनी मेहनत के बाद सैलरी के नाम पर अकाउंट में सिर्फ चिल्लर ही आता। मेरे दोस्त मोहित को मेरे बाद जॉब लगी, 6 महीने में कार ले लिया उसने। बता रहा था उसके यहाँ कोई जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है, ज्वाइन कर लूँ क्या? भाभिनी ध्यान क्या तुम्हारा? कुछ नहीं रौनक, बस मैं यही सोच रही थी कि बालकनी में इतना बड़ा तुलसी क्यारा बनवाने की क्या जरूरत थी। हद है यार, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो यार? इस हैरत अंगेज क्राइम की पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हितेश और धर्मेश के बाद जो किराएदार रहने के लिए आए थे, क्या नाम बताया उनका? वो रौनक और भाविनी सर। अभी कहाँ है? एड्रेस तो नहीं पता सर, लेकिन सूरत में ही है कहीं। फोन नंबर तो होगा? जी।
धर्मेश और हितेश को अब ढूंढना मुश्किल होगा शायद। हम लोग हर जगह देख चुके, मुंबई पुलिस की भी मदद ली थी, इनके फोटोज और डिटेल्स वहां भी भिजवाए, लेकिन कुछ निकला नहीं। तो क्या केस वैसे ही रह गया? और कर भी कह सकते, किसी करीबी को कोई अंदाजा नहीं और दोनों की फैमिलीज को कुछ भी नहीं पता। अच्छे लड़के थे दोनों, पता ही नहीं चलता था कि दोनों मामा भांजे थे। उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, पर दोनों का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड थी उनकी? ये तो नहीं पता कि वो कौन थी, पर एक लड़की थी जरूर जो कभी कभी आती थी। क्या नाम था? अब नाम तो नहीं जानती, लेकिन वो धर्मेश के साथ दिखती थी कभी कभी। लता बहन, कैसे हैं आप? मजा मा धर्मेश, तू कैसा है? एकदम अच्छा। चलो मिलते हैं बाद में। और हाँ, कभी कभी हितेश भी होता था उसके साथ। तो होता ही नहीं है। क्या हो गया लता बहन? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और डॉक्टर के पास जा रही हूँ बेटा, थोड़ी तबीयत खराब है। दोनों के साथ रहती थी? गर्लफ्रेंड थी या कुछ और? अब मुझे क्या मालूम मैडम, जो देखा था वो बता दिया। एक लड़की 2 बंदों के साथ आती जाती थी, वो भी किसी भी टाइम पर। सोसाइटी वालों ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया? और अमन भाई को इस बारे में पता था? ऑब्जेक्शन जैसी बात तो कोई सामने नहीं आई, पर हाँ, वो कुसुम है ना 3rd फ्लोर वाली, उसने एक बार बताया था कि वो हितेश की बहन है, तो मुझे कुछ पूछना ठीक नहीं लगा। गलती तो आपसे भी हुई, आपको सब अच्छे से चेक करना चाहिए था ना। अरे मैं क्या चेक करता श्वेता, मेरे को क्या मालूम घर के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरे को क्या मालूम, मैं क्या दीवार फोड़ के जमीन खोद के देखता कि किधर लाश दबी किधर क्या दबा है। वो जो भी था, अब सब यही बोल रहे हैं कि रमन भाई के घर से कंकाल मिला। अब तो बोलने तो अभी क्या कर सकते हैं, तो क्या मालूम था तो वो लोग इतना सब कुछ कर देंगे और फिर गायब हो जाएंगे। पहले दिन से मेरे को शक करना चाहिए। जब वो हितेश बोला था ना इतना बड़ा तुलसी क्यारा बनाने के लिए, मना कर देना चाहिए। सब पहले से प्लान किया था उन लोगों ने। जब तक तू नहीं बताएगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा। धर्मेश और हितेश के ऑफिस गए थे आप लोग, वहां से कुछ पता चला क्या? जी, हम लोग दोनों के ऑफिस गए थे पता करने। ये धर्मेश एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करता था। वहां उसके कलीग से बात करने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो अटपटा है। जी हाँ, धर्मेश हमारे ही ऑफिस में काम करता था। अब काम में भी ठीक ठाक ही था, लेकिन एक दिन अचानक बोला कि वो ऑफिस छोड़ के जा रहा है। कब की बात है? जी शायद अगस्त 2017 की। ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर सर, मैं कल से नहीं आ पाऊँ। क्या कल से? अरे भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हो? सर मैं सारी लाइफ ये नहीं करना चाहता। अच्छा, ताजमहल बनाना चाहते हो क्या? अरे भाई ऑफिस में एडवांस में कुछ नोटिस देने का होता है कि नहीं? मैं यहाँ एक भी दिन नहीं रह पाऊंगा सर, कुछ करना चाहता हूँ। और नोटिस ना देने के लिए सर जो भी चार्जेज हैं वो मेरी सैलरी में से काट लें। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा सर। रिजाइन करने के कुछ दिन पहले से ही बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा। अजीब सा बिहेव कर रहा? क्या मतलब? उखड़ा उखड़ा सा रहता था, जैसे कोई परेशानी हो। ऐसा लगता था कि वो अपने काम से पूरी तरह ऊब चुका है। अब शुरुआत में मुझे लगा कि उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन पूरा महीना लगभग वो ऐसे ही डिस्टर्ब था। अब उसके इस बर्ताव का असर उसके काम पे पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसे डांटा भी। अपनी इस परेशानी की कोई वजह बताई थी उसने? जी नहीं, ऐसी तो कोई वजह नहीं बताई उसने कि जिससे यकीन हो सके कि वो उसी वजह से महीने भर परेशान था। अब जब मैं उससे कुछ भी पूछता था तो सीधा सीधा तबीयत ठीक ना होने का बहाना कर देता था। जब उसने जॉब छोड़ा या कभी बीच में उसने मुंबई जाने की कोई बात की थी? जी मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, लेकिन हमारे एक लड़का काम करता है तेजस, जो उसका दोस्त भी है, वो हो सकता है शायद उसे कुछ पता। बुलाइए उसे। जी वो तो आज छुट्टी पे है। मुझे तेजस का नंबर और एड्रेस चाहिए। इन सभी बातों को देखने के बाद लगा कि सब कुछ सोच समझ के तय किया गया। अगस्त 2017 में धर्मेश ने अपनी जॉब छोड़ी। उसी के आसपास हितेश ने रमन को बताया कि वो लोग 2 महीने बाद उसका फ्लैट खाली कर दें, और अक्टूबर 2017 में उन्होंने उसका फ्लैट खाली किया। तो दोनों एक साथ छूमंतर हो गए। हमने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन सिर्फ उस किराए के फ्लैट में नहीं गए। कोई मतलब ही नहीं था वहां जाकर, किराएदार बदल चुके थे। हमारे लिए सिर्फ वो अब एक मिसिंग कंप्लेंट था, किसी बड़े क्राइम की भनक तक नहीं लगी। पर कोई सोच भी कैसे सकता है कि घर के अंदर बने तुलसी क्यारा के अंदर कोई लाश दबा के रख सकता है? शायद ये सब कुछ पहले से फिक्स था, इसीलिए वो तुलसी स्ट्रक्चर बनवाया गया और उसके अंदर लाश डाली गई। फिर कुछ दिन रुक कर देखा, और जब यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक है तो निकल गए वहां से।
हाँ रीवा बोलो। सर, धर्मेश और हितेश के एसके अपार्टमेंट वाले पड़ोसियों से बात हुई। पता चला है किसी लड़की का उनके घर आना जाना था। लड़की कौन थी वो? नाम एड्रेस कुछ पता चला क्या? नहीं, अब तक नहीं सर। ठीक है, पता करो। किसी लड़की के बारे में पता चला था आप लोगों को जो उनके घर आती जाती हो? हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आरती चावड़ा का नाम सामने आया था। धर्मेश के दोस्त तेजस ने भी उसके बारे में बताया। धर्मेश और हितेश कहाँ हैं तेजस? सर मुझे नहीं पता सर। सर मेरी दोस्ती तो सिर्फ धर्मेश से थी, हितेश से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। इनफैक्ट नौकरी छोड़ने के बाद उसने मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया और थोड़े दिन के बाद उसका नंबर भी स्विच ऑफ आने लगा। तेजस, तुम ये तो जानते होगे कि ये दोनों लापता है। दोनों की फैमिलीज ने मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल की। हाँ सर, हमारे टीम लीडर सुयश सर ने बताया था मुझे। धर्मेश ने तुम्हें कभी मुंबई जाने के बारे में कुछ बताया था? नहीं सर। ऐसे अचानक से क्यों छोड़ रहा है? तूने मुझे भी नहीं बताया। कोई दूसरी जॉब मिल गई क्या? तो अचानक क्यों छोड़ रहा है? कुछ छुपा रहा है ना तू मुझसे? वो हितेश के साथ मिलके कुछ बड़ा प्लान कर रहा है ना तू? क्या मतलब? क्या कर रहा हूँ मैं? मतलब साफ है, कोई ऐसे जॉब क्यों छोड़ेगा यार? मतलब तुम दोनों मिलके कुछ बड़ा बिजनेस प्लान कर रहे हो। हाँ, वो अभी सोच रहा हूँ करने की। कुछ होगा तो बताऊंगा ना तुझे। इसके अलावा कुछ और नोटिस किया था? कोई लड़की वड़की का चक्कर? सर उसने कभी कुछ सामने से बताया नहीं सर। धर्मेश और हितेश के कॉल रिकॉर्ड्स में एक कॉमन नंबर मिला है। इस लड़की आरती का है। इसे कभी देखा है? सर कभी उसने किसी से मिलवाया नहीं और ना कभी कुछ बताया, पर वो फोन पर किसी से बात तो जरूर करता था। कोई लड़की थी, अब वो लड़की यही थी या कोई और, ये नहीं पता सर मुझे। तो ये आरती आप लोगों के हाथ लगी थी क्या? नहीं, उसका भी फोन बंद आ रहा था। उसके फोन डिटेल्स में जो उसका सूरत का एड्रेस था, हमने वहां जाके चेक किया। हाँ सर, ये मेरी ही किराएदार थी, लेकिन आप इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ से कहाँ गई? इसकी डिटेल्स होंगी ना, रेंट एग्रीमेंट तो हो गई। यहाँ से कहाँ गई ये तो पता नहीं सर, लेकिन फरवरी में वो यहाँ से चली गई थी और उसके बाद नया किराएदार आ गया तो मैंने भी एग्रीमेंट फेंक दिया। एग्रीमेंट फेंक दिया? तो क्या करता सर, यहाँ तो किराएदार आते जाते रहते हैं और एक बार किराएदार यहाँ से चला जाए तो फिर। अपने किराएदारों के डिटेल्स आप किसी बुक में तो लिख के रखते होंगे ना? यहाँ से जाने के बाद या आने से पहले किसी ने कोई कांड किया तो? नहीं सर, अब क्या पता था कि किराएदार के एक बार जाने के बाद फिर उसे दोबारा कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर मैं अपने यहाँ सिर्फ शरीफों को ही कमरा किराए पर देता हूँ। शक्ल देखकर बता सकते हो कौन कांड करेगा कौन नहीं? सबसे खतरनाक मर्डर भोली शक्लों वाले लोग करते हैं। आरती ने कोई मर्डर किया है सर? वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 2 लड़के गायब हैं और उनकी फैमिलीज ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। आरती उन्हें जानती थी, पर आरती का भी फोन बंद आ रहा है। ये आरती जॉब कहाँ करती थी? किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में HR में थी। उसके बाद भी हमने आरती को ट्रैक करने की कोशिश की। फिर हमें लगा कि शायद उनके रिलेशन के बारे में उनकी फैमिलीज को पता नहीं था। शायद धर्मेश आरती को लेकर भाग गया था तो हितेश ने उनकी मदद की, लेकिन आगे की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई लिंक सामने नहीं आया। और ये हितेश जहाँ काम करता था वहां से कुछ पता चला? हितेश एक टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनी में काम करता था। हितेश वो तो गजब का धोखेबाज निकला सर। अगस्त 2017 को सैलरी निकाला मेरे पास और उसके बाद तो उसने दर्शन ही नहीं दिया। कितना फोन किया मैंने पर लड़का बात करने तक को राजी नहीं। उसके बाद कभी उससे कांटेक्ट हुआ? बस सर एक मैसेज किया था उसने, जगन भाई मैं काम छोड़ रहा हूँ, दूसरा काम पकड़ लिया है। अब मैं उसको क्या बोलता सर? शिरडी का 2 टूर सर पर था जो इस हितेश के भरोसे बुक किया था मैंने, लेकिन वो साला तो टांग दे गया ना। हितेश की बहन नमिता, माँ सरला, पिता दलपत, धर्मेश के पेरेंट्स कोकिला और हसमुख, उन दोनों की खोज खबर लेने के लिए महीनों तक फोन करते रहे। शुरू में तो वो हर हफ्ते पुलिस स्टेशन आते थे, फिर वक्त भी था तो आना बंद किया, पर पूरे 1 साल तक वो लोग फोन करते रहे। और शायद वो लोग भी ये बात समझ गए, इसलिए अक्टूबर 2018 के बाद उन्होंने कभी फोन नहीं किया। इतनी इन्वेस्टिगेशन की आप लोगों ने, कहीं किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगा क्या कि ये दोनों किसी गलत काम में थे? सुनील, ऑफ द रिकॉर्ड कहूँ तो एक पल के लिए लगा था कि इन लोगों ने ऐसा ही कोई क्राइम किया और इसीलिए भाग रहे हैं, लेकिन ये प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई भी सुराग नहीं था और फिर हम दूसरे केसेस में बिजी हो गए। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि इन्होंने उस किराए के फ्लैट में इतना बड़ा कांड करके लाश को दफन किया। यस, अगर वो कंकाल सामने नहीं आता तो किसी के लिए भी इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। हम लोग हार्ड एंड क्रिमिनल्स पे नजर रख के क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे लोगों का क्या करे? इनके तो घर वालों को भी नहीं पता होता कि इनके दिलों में क्या चल रहा है। बादशाह पुलिस को उनकी तहकीकात में कोई लीड नहीं मिली? नहीं सर, कोई लीड नहीं मिली। लेकिन ये भी अजीब है सर कि हितेश और धर्मेश के बाद रौनक और भाभी ने उसी घर में किराए पर रहे, पर उन्हें भी कोई स्मेल नहीं आई।
पक्का बहुत मेहनत की होगी सर दोनों ने लाश को छिपा कर रखने में। ये भी मेक श्योर किया होगा कि कोई स्मेल ना आए। पूरी तसल्ली करने के बाद ही घर छोड़ा होगा। धर्मेश, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। हमें ध्यान देना होगा कहीं कोई बदबू ना आए। हाँ हितेश, हमें समय समय पे चेक करना होगा। अगर पड़ोसियों को बदबू आ गई ना, हम फंस जाएंगे। ये आरती भी हमारे लिए पहेली बनी हुई है। रुपेश, कहीं वो कंकाल आरती का तो नहीं? मुझे लगता है हमें हितेश और धर्मेश की फैमिली से बात करनी चाहिए। पुलिस से अचानक कांटेक्ट बंद हो गया उनका। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बेटों ने उन्हें कांटेक्ट कर लिया हो? ठीक है, वो आप अकेले निकलो, बिना बताए उनके घर पहुंचो, देखते हैं क्या हाथ लगता है। सर एक बार ये रौनक और भावनी से भी बात करें क्या? अक्टूबर 2017 से मई 2019 तक तकरीबन 2 साल ये दोनों उसी घर में रहे। उनके बाद मुकुंद और विद्या आए जून में। रौनक और भावनी से पूछते हैं सर, क्या उन्हें कभी कोई स्मेल नहीं आई? बुलाओ इन दोनों को भी, उनके पास भी कोई ना कोई कहानी तो होगी सुनाने के लिए। इस हत्याकांड में शक की सुई अब हितेश और धर्मेश पर थी और अभी तक पुलिस को इसका भी कोई अंदाजा नहीं था कि मरने वाले की पहचान क्या थी। वो सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे कि विक्टिम शायद आरती थी, जिसे दोनों ही सस्पेक्ट जानते थे। लेकिन उसकी हत्या क्यों हुई थी, इसकी भी अभी तक कोई वजह सामने नहीं आ पाई थी। क्या वाकई में पुलिस का यह अंदाजा सही था? क्या सच में ऐसा ही हुआ था, या कहानी में कोई तीसरा एंगल भी था जिसमें न मारने वाले का पता था और न मरने वाले का? पुलिस की एक टीम हितेश और धर्मेश की फैमिली को ढूंढते हुए गुजरात के एक छोटे से शहर वापी पहुंचती है, जहां हितेश और धर्मेश की फैमिली रहती थी। दूसरी तरफ सूरत पुलिस ने रमन के पुराने किराएदार रौनक और भाविनी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, जो कि उस घर में धर्मेश और हितेश के जाने के बाद रहने आए थे। रमन सरवैया का 12 SK अपार्टमेंट्स वाला किराए का वो फ्लैट सील कर दिया गया। रमन सरवैया डर और फिक्र में परेशान हो रहा था, क्योंकि उसका घर अब क्राइम सीन बन गया था। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो फिर डर क्यों रहे हो? कैसे नहीं डरे सर, 2 साल रहे हम उस घर में। जब से कंकाल के मिलने की बात पता चली है, रातों की नींद गायब हो गई सर हमारी। सर हमने किसी से कहा नहीं, लेकिन वो 2 साल बहुत मुश्किलों भरे थे, इसलिए घर चेंज किया। अब समझ आ रहा है वो दिन इतने मुश्किलों भरे क्यों थे, क्योंकि सर वो घर ही मानूस था। हम तो हमारे नए फ्लैट ओनर से पिछले किराएदार के बारे में 4 बार बात कर चुके। रौनक, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग किस डर से गुजर रहे थे, पर क्या आप लोगों को वाकई कोई स्मेल नहीं आई? या पता नहीं था कि किस चीज की स्मेल है, इसलिए इग्नोर किया? सच में सर, वहाँ कोई स्मेल नहीं थी। लेकिन वो तुलसी क्यारा देखकर बड़ा अजीब सा लगता था। इतना बड़ा तुलसी क्यारा बनवाया क्यों था? हमने सोचा कि रमन भाई से बात करें, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। अगर वो बुरा मान जाते तो हमें अगले दिन घर खाली करवा देते। वो तुलसी क्यारा रमन भाई ने बनवाया था? घर उनका था, इसीलिए हमें लगता है उन्हीं ने बनवाया। एक बार जब रमन भाई किराया लेने आए तो तुलसी का पेड़ सूख गया था। हाँ पूरे। रमन भाई चाय। हाँ, अरे ये तुलसी में पानी नहीं डालते क्या? देखो ना कितना सूख गया है। अब याद से डाल दूंगी। वो रमन भाई, हमको पेड़ पौधों का शौक नहीं है ना, इसीलिए कभी ध्यान नहीं दिया। नहीं, मेरे को भी पेड़ पौधे का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन अभी घर में है तो सुखा के तो मार नहीं सकते ना। हाँ। 2-4 बूंद डाल दिया करो, क्या पता फिर से हरा हो जाए। उनका बोलना उस वक्त हमें अजीब नहीं लगा था, लेकिन अब जब पता चला है कि उसमें सिर्फ तुलसी नहीं थी, तो हम सोच रहे थे कि क्या रमन भाई को उस बारे में कुछ पता था। तुम्हें क्या लगता, रमन भाई ने जानबूझकर ऐसा बोला था? ऐसे ही कैसे किसी पर उंगली उठाए सर, उनके लिए भी ठीक नहीं होगा। हो सकता है जैसे हमें ना पता चला हो, उन्हें भी कुछ ना पता चला हो। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं।
दोनों जिस घर में रहते थे वहां से कंकाल मिला है हमें। उस घर में तुलसी, क्यारा, धर्मेश और हितेश नहीं बनवाया था। कंकाल मतलब हड़पिंजर? हाँ, लाश छिपाई है उन्होंने, जो कंकाल बनकर अब सामने आई है। हमें शक है कि दोनों ने मिलकर मर्डर किया है, इसीलिए 2 सालों से फरार हैं। क्या बोल रही है मैडम आप? एक तो आप उन दोनों का पता नहीं लगा पा रही है और ऊपर से इस तरह का बेकार इल्जाम लगा रही है उन पर। देखो, बेवजह नाम मत घसीटो दोनों का। कोई सबूत है या बस ऐसे ही तुम्हारे वादों की तरह तुम्हारे दावे भी खोखले, हवा हवाई? इसलिए तो आए हम लोग यहाँ पे। बस एक बार वो दोनों हाथ लग जाएं, वो खुद आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल आप लोग हमें बताइए कि वो दोनों कहाँ हैं। हम कैसे बताएं मैम? जाके अपनी पुलिस से पूछिए ना। हमने तो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी दोनों की, तब तो आपको कुछ नहीं मिला था। साथ मत दीजिए उनका। मर्डर हुआ है यहाँ प्लान तरीके से। मान लीजिए हमारे बच्चों ने ऐसा कुछ किया हो जो कि हो नहीं सकता। चलिए एक बार के लिए मान लेते, और ये भी मान लेते हैं कि हमें पता था, तो फिर हम पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट करवाने क्यों जाते? एक लड़की के बारे में पता चला हमें, जिसका उनके घर पे आना जाना था। आरती नाम है उसका, धर्मेश की गर्लफ्रेंड थी। कुछ पता है आप लोगों को उसके बारे में? सच में हमें कुछ नहीं पता। उन दोनों ने हमें कुछ भी नहीं बताया था। इससे पहले जो पुलिस आई थी ना, उन्हें भी हमने ये सारी बातें बता दी थी। मैम, पहले वाली पुलिस को भी आरती के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं पता था। और एक बात, आपके आंगन में जो तुलसी का पौधा है, हितेश को पसंद था क्या? हाँ मैडम, उसे रोज सुबह तुलसी के पत्ते खाने की आदत थी। आप दोनों एक बात याद रखिए, धर्मेश और हितेश अपराध करके भागे हुए मुजरिम हैं। उन दोनों में से किसी को भी छुपाना अपराध करने जैसा ही है। तो अगर कुछ भी पता चले तो आप लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे तुरंत। डॉक्टर, कोई नई इन्फॉर्मेशन? जी बिल्कुल, मैं आपको बता सकती हूँ कि मरने वाला कोई मेल था और उसकी उम्र तकरीबन 24 से 30 वर्ष रही होगी। और मौत कितना अर्सा पहले हुई थी? हमने जो बोन टेस्ट किए हैं उससे तो यही पता चलता है कि स्केलेटन 2 से 4 साल पुराना है। सर, अभी तक उस घर में 4 किराएदार रह चुके हैं। पहले धर्मेश और हितेश, और उनके बाद भाविनी और रौनक। पता नहीं किसने किसको मारा है। मुझे नहीं लगता रौनक और भावनी ने किसी को मारा, क्योंकि उनसे बातचीत में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। ये तो अजीब ही है सर। अभी तक तो हम इस मामा भांजे की जोड़ी को सस्पेक्ट मान के चल रहे थे कि इन्होंने शायद किसी लड़की को मारा था, और शायद वो आरती होगी। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा निकला। तो फिर मरा कौन था सर? नहीं, जो भी हो, इतना तो है कि ये जुर्म तब हुआ जब उस घर में ये मामा भांजा दोनों रह रहे थे। वो दोनों गायब है, तो इन दोनों का इस जुर्म से कोई ना कोई ताल्लुक तो है। जी सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो तुलसी क्यारा भी उन दोनों की करामात थी, और उन दोनों के वापी वाले घर में भी हमने तुलसी क्यारा देखा। इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि इन दोनों ने किसी तीसरे को मारा, जो कि मेल था। या ये भी हो सकता है कि मामा भांजा की आपस में किसी बात को लेकर खटास रही हो और हितेश ने धर्मेश को मार डाला, क्योंकि रमन को वो तुलसी क्यारा बनाने के लिए हितेश ने अप्रोच किया था। ठीक है सर, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हो सकता है धर्मेश ने हितेश को मारा हो, क्योंकि मकान मालिक को चाबी देने के लिए धर्मेश ही गया था। दोनों ना से ही कोई एक तो पकड़ में आए जो हमें सच बता सके कि असल में वहां हुआ क्या। या फिर हमें ये आरती ही मिल जाए। पुलिस के पास आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने नए सिरे से तहकीकात को आगे बढ़ाने का फैसला किया, और इस बार भाग्य उनका साथ देने वाला था। उनकी पूछताछ उन्हें घटनाओं के सबसे चौंका देने वाले मोड़ पर ले जाने वाली थी। अरे कोकिला, देखो तो किसका फोन है? नाम नहीं है, किसी लैंडलाइन से है। हेलो, राणा नगर पुलिस स्टेशन से एएसआई रीवा सेठ बोल रही। हाँ मैडम, धर्मेश और हितेश मिल गए क्या? नहीं, लेकिन इतना कंफर्म हुआ है कि जो कंकाल मिला है वो किसी आदमी का। क्या हुआ? क्या बोल रहे? हेलो? हाँ मैडम, उनकी कोई खबर आई क्या? नहीं हसमुख जी, लेकिन उनके किराए वाले मकान से जो कंकाल मिला था, इतना कंफर्म हो गया है कि वो कंकाल किसी आदमी का है। उस कंकाल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपका और कोकिला जी का डीएनए सैंपल चाहिए। अरे पर हम क्यों सैंपल देंगे? हमारा क्या लेना देना है डीएनए से? देखो वो आदमी कौन है, क्या है, हमें क्या पता? देखिए हसमुख जी, अभी तक हमें भी नहीं पता चला है कि किसका मर्डर हुआ है, लेकिन पूरी संभावना है कि हितेश या धर्मेश दोनों में से एक हो सकता है। संभावना है? मतलब अभी तक तुम लोग संभावनाओं पर ही टिके हुए हो? अभी कुछ दिन पहले तुमने अंदाजा लगाया था कि वो दोनों मर्डरर है, और आज तुम अंदाजा लगा रहे हो कि वो दोनों विक्टिम है।
हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि वो कंकाल धर्मेश और हितेश के ही हैं। वो किसी और के भी हो सकते हैं, पर ये बात कंफर्म करने के लिए मैं डीएनए टेस्ट करना होगा ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। रूटीन प्रोसीजर है। हम सूरत आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्या कह रही थी पुलिस? कुछ पता चला दोनों का? पुलिस कह रही है कि जो कंकाल उन्हें मिला है वो हितेश या धर्मेश में से किसी का हो सकता है। धर्मेश तुम्हारा दोस्त, तो उसने कुछ तो बताया होगा। दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। वो मुंबई में नया बिजनेस खोलने की सोच रहा था, शायद उस बारे में कुछ कहा। सर धर्मेश ने मुझसे मुंबई जाने के बारे में कोई बात नहीं करी थी और नया बिजनेस शुरू कर रहा था। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सर बात थोड़ी पुरानी है, पता नहीं आपके काम की है भी या नहीं। तेजस काम की है या नहीं है ये हम देखेंगे। तुम्हें जो भी पता है बताओ। सर एक बार धर्मेश ने मुझसे कहा था कि वो अपना फोटो स्टूडियो शुरू करना चाहता है। धर्मेश फोटो स्टूडियो? हाँ सर, कॉलेज में उसने फोटोग्राफी का कोर्स भी किया था। फोटोग्राफी के बारे में तो हमें किसने कुछ नहीं बताया। सर 4 या 5 साल पुरानी बात है, जब उसने कंसल्टेंसी फर्म ज्वाइन करी थी तब उसने मुझे बताया था। सही है यार, तूने निकाला ये। बताया नहीं यार तूने कभी कि तू इतना बेहतरीन फोटोग्राफर है। इस फर्म में क्या कर रहा है तू? बाहर निकल, बहुत पैसा है फोटोग्राफी में। तुझे क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? खुद का स्टूडियो था मेरा, कुछ करना चाहता था, सोचा था। बस जरूरी नहीं ना जो सोचे वो हो जाए। क्यों, ऐसा क्या हुआ? याद मत दिला। उस नरेंद्र को अपना पार्टनर बनाया, दोनों ने मिलकर साथ पैसों का जुगाड़ किया, स्टूडियो खोला, लेटेस्ट इक्विपमेंट डाले, सब अच्छा चल रहा था। फिर पता नहीं किसी ने उसके कान भर दिए, धोखा दिया उसने मुझे। काफी झगड़ा हुआ हम दोनों के बीच में, फिर खटास इतनी बढ़ गई स्टूडियो बंद करना पड़ा। तुम जानते हो इस नरेंद्र को? इसके बारे में और कुछ बताया था? नहीं सर, धर्मेश ने बताया था कि वो उसका कॉलेज का फ्रेंड है। सर धर्मेश ने अपने कंपनी वाले रेज्यूमे में अपने कॉलेज का नाम शंकर मूलचंदानी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स लिखा है। तेजस, जिस झगड़े का जिक्र धर्मेश ने किया था वो बड़ा झगड़ा था, मतलब मारपीट हुई थी? वो तो पता नहीं, पर इस बारे में बात करते समय बहुत उदास हो गया था वो। ठीक है, हो सकता है इन्फॉर्मेशन हमारे कुछ काम की, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी याद आए तो तुरंत हमें कॉन्टेक्ट करना। ओके सर। उसके कॉलेज में पता करें सर, हो सकता है ये धर्मेश नरेंद्र के बैच का ही हो। हाँ पता करो, अच्छा खासा बिजनेस था, हो सकता है कि नरेंद्र की वजह से हाथ से निकला। किसी बहाने से बुलाया नरेंद्र को वहां पर सालों पुरानी भड़ास निकालने के लिए। अब मुमकिन है कि वो स्केल्टन नरेंद्र का। पता करता हूँ सर। जी नरेंद्र नाम का एक स्टूडेंट था हमारा, धर्मेश वगेला की ही क्लास में था वो। 2011 में ही ग्रेजुएट हुए थे दोनों। कोई कांटेक्ट नंबर या और कोई डिटेल है आपके पास? कांटेक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन एड्रेस है उसका। वो देहरादून से ही था। ठीक है, एड्रेस दीजिए। माँ मैं निकल रहा हूँ, देर होगी मुझे तो मैं फोन करूंगा। हाँ अरे ऐसी कौन सी जगह जा रहा है जहाँ देर हो जाएगी तुझे? अरे सुन तो। जय श्री कृष्ण दीदी, कैसी हैं आप? जय श्री कृष्णा। कहाँ लेके जा रहा है तू इसको? हाँ, और ये बताता कि उन्हें कहाँ जा रहा है? अरे दीदी उस जगह से आपको बहुत नफरत है, अगर आपको बताएंगे ना तो आप हमें जाने नहीं दोगे। मुझे कौन सी जगह से नफरत है? अरे जल्दी चलो मामू, नहीं तो माँ को सब याद आ जाएगा। तो अरे रुक रुक धर्मेश, अरे माँ को सब याद आ गया। पिक्चर दिखाने के लिए लेके चलो जा रहा है चलो ना? चलो बाय माँ। समझते नहीं है दोनों। हाँ माँ, मन और आदत दोनों ही खराब कर दी थी फिल्में। हाँ, आजकल की फिल्में कुछ अच्छी बातें नहीं दिखाती है। क्या माँ, तुझे तो खुश होना चाहिए मामा भांजे की ऐसी दोस्ती देख के। माँ, पुलिस क्या कह रही है कि धर्मेश और हितेश दोनों ने एक दूसरे को? नहीं नहीं सरला, वैसा नहीं कर सकते। पुलिस ने पहले भी गलती की है ना। तुम दोनों धीरज रखो, पुलिस से बात करने दो। चलिए अंदर बुलाते हैं। जी चलो। हमने सुना वो तुलसी कह रहा तुमने बनवाया था। नहीं, आपको किसने बोला? क्यों, एक और मर्डर करने का इरादा है क्या? भावनी ने बताया, उसी भावनी ने जिसे तुम बार बार तुलसी क्यारे में पानी डालने के लिए बोलते थे। बड़ी चिंता थी तुम्हें सूखे हुए तुलसी के पौधे की? नहीं नहीं, वो तो तुलसी का पौधा था तो मैंने देखा तो बोल दिया पानी डालो, वरना मेरा कोई और इरादा नहीं था। मैं क्यों बोलता इतने बड़े पहाड़ जैसे तुलसी क्यारे में पानी डालने के लिए? अगर वो तुलसी क्यारा तुम्हें इतने अजीब लग रहा था, पहाड़ जैसा लग रहा था, तो धर्मेश और हितेश के जाने के बाद उसे तोड़वाया क्यों? अरे वो तो मैंने इसलिए नहीं तोड़वाया कि इतना मजदूर लगते, 1000-1500 खर्चा हो जाता मेरा, तो
मैं सोचा कि जो किराए पे आएगा वो अपने आप करा लेगा, उसका सिर दर्द। प्लान अच्छा था, पर तुम भूल गए कि तुम्हारा भांडा तो एक न एक दिन फूटना ही था। और ये काम किया विद्या और मुकुंद ने। और वो तुलसी कह रहा तुमने इसलिए नहीं तुड़वाया क्योंकि तुम जानते थे कि उसके अंदर क्या है। तुमने सोचा मौका अच्छा है, अनजान बन के पीछे छुड़ा लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम था कि उसके अंदर क्या कोई लाश है कि कंकाल है, मालूम नहीं था। मालूम होता तो मैं क्यों तुड़वाने को बोलता, अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारने को बोलता। नरेंद्र वर्मा? जी मैं ही नरेंद्र हूँ। धर्मेश वागले को जानते हो तुम? सर मैं कैसे बताऊँ धर्मेश कहाँ होगा, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? हमने सुना है कि धर्मेश के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था, तुमने धोखा दिया था उसे। मैंने धोखा दिया सर? सर सच बात तो ये है कि वो खुद एक धोखेबाज था। यही देहरादून में फोटोग्राफी स्टूडियो शुरू किया था हमने। 3 महीने सर किसी तरह मैंने गाड़ी खींची और नहीं हो पाया सर। भाई 2-3 लेंस लेने पड़ेंगे, पैसे का जुगाड़ कर ले। लेकिन क्यों लेना है जब उसके बिना भी काम चल रहा है? तो भाई काम चल रहा है, अच्छा काम नहीं चल रहा है। देख भाई तू भी जानता है, और ये बात हुई थी हमारी कि शुरू के 6 महीने 10 लाख में निकल जाएंगे। हाँ तो क्या पता नहीं 2 महीने में खर्चा कितना हुआ है? 13 लाख रुपए। एक फूटी कौड़ी का कोई रिटर्न वापस नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं चलता है धंधा भाई। तू कहना क्या चाहता है? ये पैसे ना बिजनेस में लगे, मेरे ऊपर खर्चा नहीं हुआ है। और मेरा टाइम मेरी मेहनत, उसका क्या भाई? मुझे भी रिटर्न नहीं मिला है। यार एक काम करते, ये पार्टनरशिप खत्म कर देते। मतलब धर्मेश के ऊपर बहुत गुस्सा था तुम्हें? आप गलत तार छेड़ रहे सर, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पिछले 6-7 साल से एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी हमने। सर 13 लाख के लिए मैं उसको किडनैप कर दूं, मर्डर कर दूं? मर्डर की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो बस इतना कहा कि धर्मेश मिसिंग है। सर आप गलत समझ रहे सर मैं ये कहना चाहता था कि मैं सीधे सीधे बात करने वाला आदमी हूँ। अब मैं भी तुमसे सीधी सीधी बात करता हूँ। आरती छाबड़ा को जानते हो तुम? जी सर बिल्कुल जानता हूँ। धर्मेश की कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड थी सर। सर हम साथ में ही पढ़ाई करते थे और साथ में ही हैंग आउट था हमारा। और ये रिलेशन कितना सीरियस था? बाद में भी साथ थे दोनों? सर बात का तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि धर्मेश कॉलेज में साई की तरह उसके साथ रहता था। आरती को कोई आंख उठाकर भी नहीं दिखता था कॉलेज में। एक मिनट, क्या घूर रहा है? लड़की अनकंफर्टेबल हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। ओ बॉडीगार्ड, तू जाना अपना काम कर। बंदी है मेरी वो, ऊपर से अकड़ भी दिखा रहा है। यार से समझा रहा हूँ ना, मत घूर। ओ बॉडीगार्ड, मैं तो घूरूंगा, तू क्या कर लेगा? अरे छोड़ना यार। क्या तुम बता सकते हो आरती हमें कहाँ मिल सकती है? सर अब वो कहाँ होगी ये तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको उसके घर का पता दे सकता हूँ, यही देहरादून में। एड्रेस दो उसका। जहां एक तरफ देहरादून गई पुलिस अब तक हाथ ना आने वाली आरती चावड़ा तक पहुंचने के करीब थी, वहीं दूसरी तरफ सूरत में कुछ चौंकाने वाले घटनाक्रम सामने आने वाले थे जो पुलिस के सामने सवालिया निशान की तरह खड़े होने वाले थे। क्या थी ये खबर? क्या ये खबर इस केस की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली थी? सर, नासिक पुलिस का फोन आया था। 2 दिन पहले नासिक में मंगोल नाका के पास उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिली। शायद अक्यूज जल्दबाजी में विक्टिम का आईडी प्रूफ निकालना भूल गया। विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन धर्मेश वाघेला के नाम से, लेकिन मर्डर के बाद पत्थर से उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया। अगर धर्मेश की बॉडी नासिक में मिली है तो कंकाल किस गहजों में मिला? हितेश या फिर किसी और का जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं? आरती, क्या इन दोनों मर्डर्स के पीछे आरती? हो सकता है सर, ये डेड बॉडी मिलने के बाद तो हमारा पूरा केस ही उलट गया। अरे वाह, बोलो। व्हाट? धर्मेश की डेड बॉडी मिली है? आरती के घर पहुंच गया हूं मैं, देखता हूं यहां से क्या मिलता है। जी, हमें आरती से बात करनी है। आप? सब इंस्पेक्टर सुनील गोरड़िया, गुजरात पुलिस। लेकिन वो तो सूरत में रह रही सर, पिछले 3 सालों से। सूरत में किस जगह? धर्मा रोड के पास। आरती काम क्या करती है वहाँ? जी सर, वो HR मैनेजर है। किसी धर्मेश को जानते हैं आप लोग?
धर्मेश नहीं सर। ताजुब, आपको नहीं पता? कौन है ये धर्मेश सर? धर्मेश आरती का बॉयफ्रेंड है। तुम्हें कुछ पता था इसके बारे में? नहीं जी, मुझे भी अभी पता चल रहा है। पर हुआ क्या सर? धर्मेश की डेड बॉडी मिली हमें और उसका भांजा हितेश मिसिंग है। जिस घर में धर्मेश और हितेश किराए पर रहते थे, हमें पहले वहां कंकाल मिला और अब धर्मेश की बॉडी। इन सबसे आरती का क्या लेना देना सर? भरत जी, आरती सूरत में एक ऐसी अकेली इंसान है जिसे धर्मेश और हितेश जानते थे। मैं आरती को फोन करता हूँ सर। नहीं, आप उसे कॉल नहीं करें। उसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस हमें दीजिए और जॉब डिटेल्स भी। तारा, इसमें आरती की भलाई है। अगर हमारे यहाँ से जाने के बाद आप उसे इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या हुआ? किसका फोन था? पुलिस बोल रही है कि धर्मेश की लाश मिली। जी सर, आरती के पेरेंट्स तो बता रहे कि वो सूरत में ही है। उसका एड्रेस और फोन नंबर मिला है। रीवा गई है उसे उठाने उस एड्रेस पर। जल्दी। आरती, तुम्हें हितेश और धर्मेश को ढूंढने में हम अपना पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हैं। अब हमारा और वक्त बर्बाद मत करना। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो बता दो कंकाल किसका था। कंकाल? हाँ, कंकाल। किसका कंकाल? इंसानी कंकाल, जो हमें उस मकान में तुलसी कारा के नीचे मिला जहाँ धर्मेश किराए पे रहता था। वो कंकाल जिसकी खबर पूरे जमाने को है, हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल में खबर है, लेकिन तुम्हें खबर नहीं है। सर, मैं न्यूज़ भी नहीं देखती। मेरे घर पे तो न्यूज़पेपर भी नहीं आता है। लेकिन तुम तो उस मकान में जाती थी ना। धर्मेश की गर्लफ्रेंड थी ना तुम उस घर में। वो तुलसी कारा तो याद होगा ना? याद है सर, देखा था मैंने। लेकिन मुझे कैसे पता कि उसके अंदर क्या है और धर्मेश और हितेश ने ही कुछ किया है? लेकिन वो तुलसी क्यारा बनवाया तो उन दोनों ने था ना। बालकनी के बीचों बीच इतना बड़ा तुलसी क्यारा बनवाया, तुम्हें अजीब नहीं लगा? आरती, क्या जानती 2017 में क्या हुआ था? मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तब तो तुम ये भी नहीं जानती हो कि अक्टूबर 2017 से धर्मेश और हितेश गायब थे और अब धर्मेश की लाश मिली। धर्मेश की लाश? धर्मेश की लाश 2 दिन पहले बॉडी मिली है उसकी, नासिक में। मर्डर हुआ उसका 2 दिन पहले। अक्टूबर 2017 से हितेश और धर्मेश कहाँ गायब थे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि धर्मेश और हितेश मिसिंग हैं। अब आप कह रहे हैं कि उसकी लाश मिली। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, 2017 में क्या हुआ था? तुम तीनों ने मिलकर किसे मारा था? हमने किसी को नहीं मारा सर। तुम भागी क्यों थी? अपना फोन नंबर क्यों चेंज किया? सर, मैं भागी नहीं थी। मेरा फोन खो गया था, इसलिए मैंने नया नंबर लिया था। सर, मुझे सच में नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। धर्मेश से तो अभी 10 दिन पहले मेरी बात हुई है और अब आप कह रहे हैं कि वो मिसिंग है, मर्डर। हितेश के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? सर, धर्मेश और मैं कॉलेज के दिनों से रिलेशनशिप में थे। वो कॉलेज के बाद यहाँ सूरत शिफ्ट हो गया था और मैं वहाँ देहरादून में ही रह गई थी। हम मिल नहीं पाते थे, इसलिए मैं भी यहाँ शिफ्ट हो गई। तभी हितेश से मिली। हितेश, देख कौन आया। तेरी मामी आरती। मुझे लगा ही था। अच्छा लगा तुमसे मिलकर आरती। वैसे धर्मेश ने मुझे कभी बताया नहीं, लेकिन अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं बताया। तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल। अब क्या कर रहा है? तेरी मामी है। मामी लोग बुड्ढी होती, लेकिन ये तो मैं ना तुम्हें आरती बुलाऊंगा, ठीक है? मामी मामी नहीं। देख लो, चलेगा। अब कोई तो होगा जिसके साथ मिलकर मैं धर्मेश की बैंड बजा सकूंगा। वाह बेटा, मामी क्या थी, मामा का प्यार भूल गया। धर्मेश और हितेश बिल्कुल दोस्त जैसे थे। उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि वो मामा भांजे हैं। तुम्हारा हितेश के साथ क्या रिश्ता था? सर, मेरे तो फ्रेंड जैसा था। मुझे लगा तुम कहोगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये क्या बोल रहे हैं सर? मैं यहाँ बैठी हूँ, इसका मतलब कुछ भी बोलेंगे आप? मेरे छोटे भाई जैसा था वो। लेकिन हमने तो सुना है कि तुम अक्सर उसी के साथ दिखती थी। तो इसका ये मतलब निकालेंगे आप? जरूरी है कि लड़की जिस भी लड़के के साथ दिखे वो उसका बॉयफ्रेंड ही हो? भाई या दोस्त नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता, लेकिन भाई जैसा दोस्त अगर मिसिंग हो, बॉयफ्रेंड का मर्डर हुआ और जहाँ वो दोनों रहते थे वहीं तुलसी कारा के नीचे कंकाल मिले, तो चीजें इतनी आसान नहीं है। ये कहना मुश्किल है कि लड़की जिसके साथ घूम रही थी वो भाई था, दोस्त था, क्या था? पर मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या बोलूं। धर्मेश ने अपना जॉब छोड़ा था कि वो अपना फोटो स्टूडियो स्टार्ट कर सके, और उसका फोटो स्टूडियो सेटअप होते ही हम शादी करने वाले थे। तुमने कहा कि 10 दिन पहले तुम्हारी धर्मेश से बात हुई थी। वो सिर्फ तुम्हारे कांटेक्ट में था, अपने घर वालों के क्यों नहीं? सर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो अपने फोटो स्टूडियो के लिए पार्टनर्स ढूंढने के लिए गुजरात और बॉम्बे में घूम रहा था। फिर अक्टूबर 2017 में उसने मुझे फ़ोन पर ही बताया कि उसने और हितेश ने वो घर खाली कर दिया है।
सर उसके बाद उन दोनों से मेरा कांटेक्ट टूट गया। मैंने 1 महीने तक फ़ोन किया लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर 1 महीने बाद धर्मेश का लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आया। हेलो आरती, धर्मेश बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? कैसी हूँ मैं? कैसे छोड़ के गए थे तुम? कहाँ चले गए थे तुम धर्मेश? आई एम सॉरी आरती, वो मैं गुजरात से बाहर हूँ। स्टूडियो के लिए कुछ पैसे का जुगाड़ करने गए, बस उसी में लगा हूँ। इधर उधर भटक रहा हूँ। जैसे कुछ सेटल होता है तुम्हें बता दूँ। और हितेश भी मेरे साथ है, तुम टेंशन मत लो। बिना बताए ऐसे कैसे चले गए? मिल के भी तो जा सकते थे ना। अच्छा मुझे अभी निकलना है, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। उसके बाद पिछले 2 सालों में मैं और धर्मेश कभी कभी ही मिलते थे। हर बार वो एक अलग शहर से मिलने आता था। फिर 1 महीने पहले जब मैं और धर्मेश मिले तो उसने बताया कि वो मुंबई सेटल हो गया है। तुमने नोटिस किया वो कभी कुछ परेशान रहा हो? परेशान तो था सर, पर मुझे लगा कि वो अपने बिजनेस के लिए पैसे जुटाने में परेशान है। इतने दिनों तक हितेश से तुम्हारी कोई बात नहीं हुई सर। शुरुआत में 1-2 बार धर्मेश से पूछा था मैंने, पर उसने कहा कि वो अपने मेरठ वाले ट्रैवलिंग जॉब में बिजी है। तुम्हें धर्मेश ने जो बताया तुमने मान लिया? पुलिस को बेवकूफ समझती हो क्या? सर मैं किसी को बेवकूफ नहीं समझती। धर्मेश ने जो बोला मैंने यकीन कर लिया। और हितेश का नया नंबर भी नहीं था मेरे पास, और हितेश चाहता तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़कर कहीं मत जाना। झूठ बोलिए लड़की। हाँ सर, जवाब देते वक्त कुछ और ही सोच रही थी। जब धर्मेश और हितेश के गायब होने के बारे में पूछा तो बात घुमा दी, और लड़की के चेहरे और आंखों में वो तकलीफ बिल्कुल नहीं है जो एक लड़की के अपने बॉयफ्रेंड और होने वाले पति की मौत की खबर सुनकर होनी चाहिए। शायद कुछ छुपा रही है सर। मुझे लगता है वो कंकाल हितेश का ही था, धर्मेश के साथ मिलकर मार डाला होगा। अब क्यों मारा, क्या वजह थी, ये हमें ये आरती बता सकती है। फिर हमें कंकाल मिला। आरती और धर्मेश को पता चल गया होगा कि पुलिस उनको ढूंढ रही है। बात हितेश के मर्डर की थी तो हो सकता है धर्मेश को गिल्ट फील हुआ हो। अब बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें नहीं आ रहा बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सरेंडर करने जा रहा हूं। नहीं धर्मेश, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। ऐसा सोचना भी मत। पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। और तुम्हें क्या लगता है ये इसे सरेंडर कर देने से तुम्हारा गिल्ट कम हो जाएगा? नहीं, ऐसे एटलीस्ट हम साथ तो रह सकते हैं ना। कुछ दिनों में ना ये मामला भी सारा ठंडा पड़ जाएगा। तुम पहले शांत हो जाओ। तुम्हें लगता है मामला ठंडा पड़ जाएगा आरती? ये कोई चोरी और 420 का केस नहीं, ये मर्डर है। मैं जा रहा हूँ सरेंडर करने। मैं जा रहा हूँ आरती। नहीं धर्मेश, धर्मेश। लेकिन अगर धर्मेश पुलिस से कन्फेस करता तो आरती को पता था कि आरती भी जुर्म में शामिल है। सजा उसे भी होगी, जो शायद आरती को मंजूर ना होगा। तो हो सकता है इसीलिए आरती ने धर्मेश को मार डाला या मरवा डाला। धर्मेश को मारना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ध्यान रहे एक्सीडेंट लगना चाहिए। और उसके बाद चेहरा बिगाड़ा गया किसी पत्थर से। ये एक्सीडेंट में खराब हुआ चेहरा नहीं है, तो शायद ये एक मर्डर केस हो सकता है जिसे एक्सीडेंटल डेथ के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। चेहरा बिगाड़ा गया मतलब साफ है, डेफिनेटली मर्डर है। वही तो सर, अगर आरती का प्लान धर्मेश को मारने का था तो फिर चेहरा क्यों बिगाड़ा? ताकि बॉडी की शिनाख्त ना हो पाए, हम किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंच पाए। हम धर्मेश को ढूंढते रहते और धर्मेश हमें कभी मिलता ही ना। और ये आरती हमारे सामने बेचारी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करती रहती, हमें यही कहती कि मेरा प्रेमी मुझे धोखा देकर भाग गया और मर्डर कर दिया उसने। और हमें भी यही लगता कि बेचारी गर्लफ्रेंड कितना सच बोली, जबकि उसका असली सच हमारे सामने कभी ना आता। सर हमने कहीं आरती को छोड़कर गलती तो नहीं कर दी? अगर ऐसा है तो वो भाग भी सकती है। The number you have called is currently switched off. मुझे नहीं लगता आरती भागेगी। ये खेल उसने शुरू किया है, ये उसे पूरा करेगी। एक काम करो, इसका फोन सर्विलेंस पर डालो और इस पर हर वक्त नजर रखो। ये कोई ना कोई गलती जरूर करेगी। इसके पीछे लग जाओ साई की तरह, चुपचाप, कोई आहट नहीं। सर
सर डीएनए रिपोर्ट आ गई। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि सब क्या हो रहा है। कौन मारेगा धर्मेश को? और ये हितेश कहाँ चला गया? अपने मामा के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया। क्यों भाग रहा है ये हितेश? कहीं इसने तो धर्मेश को नहीं मारा? माँ, आपको ऐसा लगता है कि वो दोनों मर्डर कर सकते हैं? मैं नहीं मानती कि धर्मेश मामा और हितेश भैया एक दूसरे के साथ ऐसा करेंगे। जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। बस एक बार हितेश भैया मिल जाए। शायद पुलिस का फोन है। हेलो, माँ, क्या हुआ माँ? बोलो माँ। सरला, क्या कह रही थी पुलिस? कंकाल हितेश का ही है। कंकाल की आइडेंटिटी के खुलासे ने केस को पलट कर रख दिया था। जहां शुरुआत में हितेश सोलंकी और धर्मेश वगेला मर्डर के जुर्म में मुख्य संदिग्ध थे, वहीं अब दोनों पीड़ित करार हो चुके थे। कंकाल हितेश का था, यह तो साबित हो चुका था, लेकिन क्या सच में धर्मेश की मौत भी एक्सीडेंट की आड़ में एक मर्डर था? आखिर 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? इन 2 सालों में धर्मेश कहां था? और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये कि इन दोनों की हत्या की साजिश के पीछे कौन था? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने में लगी हुई थी और इस वक्त उन्हें आरती चावड़ा पर ही सबसे ज्यादा शक था। क्या पुलिस वाकई सही दिशा में थी या फिर इन सब के पीछे कोई और ही था जो पर्दे के पीछे से अपनी उंगलियों पर सभी को कठपुतली की तरह नचा रहा था? सर, आरती अपने घर से निकल चुकी, हमारी कांस्टेबल लगी है उसके पीछे। आरती को उठा लेते हैं सर। नहीं सुनिए, ये आरती कोई बड़ा गेम खेलने दो इसे, लेकिन आंख नाक कान मुंह सब खुले रखो। ये आरती कोई ना कोई गलती जरूर करे। The number you have called is currently switched off. આપે જે નંબર ડાયલ કર્યો છે તે પહોંચની બહાર છે। पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान हूँ। मैंने पूछा भी, लेकिन कुछ बताती ही नहीं है। चुप छुपाकर किसी के साथ फोन पर बात करती है क्या? सर, किसी से बात होती है या नहीं होती ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे बार बार फोन करते हुए देखा है। कभी उदास हो जाती है और ज्यादातर चिड़चिड़ी रहती है। कोई अंदाजा है आपको कौन है वो जिसे फोन करती है? नहीं सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा कैसे होने दिया तुमने? वो गायब कैसे हो गई? बहुत ही चालाक औरत है ये आरती। पता नहीं उसे कैसे शक हो गया कि मैं उसका पीछा कर रही थी। मैडम टेंशन मत लो, फिर भी मैंने उसका पीछा किया है। ज्यादा दूर नहीं गई है वो, यही एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी है। मैडम सर, आरती के कॉल रिकॉर्ड से नंबर मिला है। पिछले 6 महीने में आरती के इस नंबर पे बहुत बातें हुई थी। नंबर के बारे में पता किया तो पता चला ये तो आरती के नाम पे रजिस्टर्ड है। आरती के नाम? सुनील, ऐसा कौन हो सकता है जिसे आरती खुद के नाम पर लिया हो सिम देगी? उसका बॉयफ्रेंड धर्मेश? पक्का हो सकता है सर। सर, कांस्टेबल सपना का फोन आया था। उसने आरती को किसी आदमी के साथ एक रेस्टोरेंट में देखा। एक लड़का था सर, काफी लंबी बात हुई। आरती उस पर चिल्ला रही थी। वो पैकेट जो एटीएम के बाहर सपना ने देखा था आरती के हाथ में, वो आरती ने उसे दिया और फिर आरती निकल गई वहां से। कौन था वो? वो तो पता नहीं चला सर। सपना ठीक से शक्ल नहीं देख पाई। वो पीछे से रेस्टोरेंट के किचन डोर से बाहर निकल गया। ये वही आदमी है सर जिसे आरती ने धर्मेश को मारने के लिए हायर किया था। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर।
शायद आरती उसे मर्डर का पेमेंट दे रही थी, या फिर वो आदमी आरती को ब्लैकमेल कर रहा होगा, इसलिए आरती गुस्से में थी और परेशान भी। पैसे जो देने पड़ रहे थे उसे। और देर नहीं करते सर, आरती को उठा लेते, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। 2 थप्पड़ देंगे, तोते की तरह सब उगल देगी। ठीक, आओ सर। तो तुमने धर्मेश को मरवाया। जिस शख्स से मरवाया उसके मुंह में पैसे ठोसे थे, लेकिन वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए आजकल इतनी परेशान हो। लेकिन जितनी परेशान आजकल हो तब तो नहीं थी जब धर्मेश की मौत की खबर तुम्हें सुनाई थी। गर्लफ्रेंड थी, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत था, फिर भी धर्मेश की मौत की खबर सुनकर तुम हैरान जरूर हो, लेकिन तकलीफ नहीं। तुम्हें आइडिया है कि क्या हुआ होगा? तुमने और धर्मेश ने मिलकर हितेश को मार डाला, लेकिन जब हितेश का कंकाल मिला धर्मेश घबरा गया, डर गया और सरेंडर करने की बात करने लगा। अब तुम्हें लगा कि अगर धर्मेश ने सरेंडर कर दिया, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो तुम भी लपेटे में आओगे, इसलिए तुमने धर्मेश को मरवा डाला। बोलो, तुमने और धर्मेश ने मिलकर हितेश को क्यों मारा? तुम्हारे धर्मेश और हितेश के बीच में क्या हुआ था? अपने आप मुंह खोलेगी या जबरदस्ती करनी पड़ेगी? बोल, धर्मेश को कैसे और क्यों मारा? बताती हूँ। सर, मैंने किसी को नहीं मरवाया। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा किसी के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। तो किसका हाथ है? गोल गोल मत घुमाओ, सीधा मुद्दे पे आओ। धर्मेश का है। धर्मेश का? तो तुम्हारी ये लव स्टोरी मर्डर मिस्ट्री में कैसे तब्दील हुई? तुमने और धर्मेश ने मिलकर हितेश को क्यों मारा? सर, मैंने किसी को नहीं मारा। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो आप लोगों से छुपकर यहाँ वहाँ घूम रहा है। फिर उस दिन जब आप लोगों ने बताया कि उसकी लाश मिली है तो मैं खुद शॉक में थी। मेरी अभी तो उससे बात हुई थी। अभी बात हुई मतलब? सर, उस दिन जब आपने मुझे बताया कि धर्मेश की लाश 11 तारीख को मिली, और मेरी खुद उससे फोन पे 12 तारीख को बात हुई। धर्मेश जिंदा है तो वो कौन था जिसकी बॉडी नासिक में मिली? तुमने और धर्मेश ने मिलकर किसे मारा? सर, मैंने किसी को नहीं मारा। किसने मारा? सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया है। तो ये सब कुछ तुमने उस दिन क्यों नहीं बोला पुलिस स्टेशन में? क्योंकि प्यार करती हूँ मैं उससे। मैं खुद पूछना चाहती थी, उसके मुंह से सुनना चाहती थी कि उसने आखिर किया क्या है। उस दिन यहाँ से निकलने के बाद मैं उसका फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इसी बात की तसल्ली करने के लिए मैं उसके अंतिम संस्कार में भी गई। आखिर वो बॉडी है किसकी? धर्मेश की तो नहीं है। कल सडनली उसका मुझे फोन आया तो मैंने उसे मिलने के लिए कहा। पैसे लाई हो? हाँ, लाई हूँ। और हितेश कहाँ है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ है हितेश? और वो कंकाल किसका था? कुछ तुम बोलो। पुलिस मुझे परेशान कर रही है। मैंने भरोसा किया है तुम्हारा, प्यार करती हूँ तुमसे। क्या किया है तुमने? प्लीज बताओ। बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसे बताओ? मैंने हितेश को मार दिया। वो कंकाल भी हितेश का है। तो पुलिस जो बोल रही है वो सच है? इन्हीं हाथों से मारा हितेश को, और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे मारने के बाद मैं बहुत डर गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी डेड बॉडी के साथ क्या करूं। फ्लैट से बाहर तो बिल्कुल नहीं ले जा सकता था उसको। फिर मेरी नज़र हितेश के बनाए उस बड़े से तुलसी क्यारा पर पड़ी। मैंने इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया कि डेड बॉडी को जल्दी से जल्दी डिकम्पोज कैसे किया जा सकता है। वहाँ से मुझे नमक के बारे में पता चला। मुझे पता था मेरे पास वक्त नहीं है, कितना भी भाग लूं कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाऊंगा। रास्ते में किसको मारा था? किसकी बॉडी थी धर्मेश? उसको मैंने नहीं मारा था, एक्सीडेंट हुआ था उस आदमी का। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वो आदमी कौन था। मेरी लाश मिलने पर सारा बवाल ही खत्म हो जाता है। पुलिस किसी नतीजे पे पहुंचती ही नहीं, केस ही बंद हो जाता। पर तुमने ऐसा किया ही क्यों? क्यों मारा है हितेश को? मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। हम यहाँ से भाग चलते हैं कहीं दूर, बहुत दूर। मैं जानता हूँ मुझसे जो हुआ है
तुमसे मिलाना बिल्कुल भी आसान नहीं। फिर तुम सच में मुझको एक मौका दो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आरती कोई जल्दी नहीं है, समझ लो, जब तुम्हें जवाब देना है तब देना, मैं कॉल करूँगा। धर्मेश ने तुम्हें पूरी राम कहानी तो सुना दी, पर ये नहीं बताया कि उसने हितेश को मारा क्यों। नहीं बताया, नहीं बताया। आरती ने जो पुलिस को बताया, क्या वो वाकई में सच था? क्या सच में धर्मेश ने अपने जिगरी दोस्त, अपने भांजे हितेश की हत्या की थी? क्या धर्मेश ने इस हत्या को अकेले अंजाम दिया था या फिर कोई और भी इसमें शामिल था? शायद सच सामने आ चुका था, लेकिन इस हत्या का मकसद अब भी एक राज ही था जिसे केवल धर्मेश जानता था, और वो अब भी फरार था। हेलो, थैंक यू आरती आने के लिए। हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। जानता हूँ कि शायद तुम भी मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, लेकिन मेरा यकीन करो, एक बार इस गंदगी से बाहर निकल गए ना, सब ठीक हो जाएगा। देश के बिना भी सब पहले जैसा होगा, मैं जानता हूँ। ये देश कभी वापस नहीं आएगा, पर मैं वादा करता हूँ पूरी जिंदगी प्रायश्चित पे गुजार दूँगा। प्रायश्चित तो तुम्हें पूरी जिंदगी करना ही है, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं सूरत की जेल में। चलो, अब चोर सिपाही का खेल बहुत हो गया। अब बस, इससे पहले कि मेरे सब्र का बांध टूटे और तेरी हड्डी पसली तोड़े, सब कुछ सच सच बोल दे। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने अपने दोस्त जैसे भांजे हितेश को मार डाला। मेरी मजबूरी थी, नहीं मारता तो क्या करता। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो अपने बेस्ट फ्रेंड को मार डाला? शुरू से ही हितेश आरती के साथ मजाक करने लगा था, तब मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि आरती ने भी हितेश में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। मैंने फिर भी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनके बीच की करीबी खुल के सामने आने लगी थी। हेलो, तुम यहाँ? बताया नहीं तुम यहाँ आने वाली थी। ऐसे ही चली आई, घर पे इतना बोर हो रहा था तो मैंने सोचा यहाँ आके हितेश के जोक सुन लेते। चल। वो पहली बार था जब शक ने मेरे मन में घर किया। उसके बाद आरती घर आने लगी थी मेरी गैर मौजूदगी में। मुझे उनके बीच की नजदीकियां साफ साफ दिखाई देने लगी थी। तेज भी बदल गया था। तेरा फोन देना, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। अरे फोन में लॉक लगा दी, ऐसा क्या है भाई जो छिपा रहा है? अरे नहीं मामू, वो तो बस ऐसे ही। मैंने सोचा फोन में फंक्शन है तो क्यों छोड़ूं, यूज कर लेता हूँ। उससे पहले हितेश ने कभी भी अपना फोन लॉक नहीं किया था और हमें एक दूसरे के सारे पासवर्ड भी पता थे, लेकिन उसने हर चीज पर पासवर्ड लगा दिया था, जिससे मेरा शक और गहरा हो गया। अचानक मेरे दिमाग में वो सब आने लगा। उन दोनों ने मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिलाया होगा। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मेरे अंदर गुस्सा भर गया था, नफरत हो गई थी मुझे हितेश से। उसने आरती पे बुरी नजर डाल के दोस्ती का बहुत बड़ा इम्तिहान लिया। हम दोनों के बीच में भाईचारा भी खत्म हो गया था। तो तुमने कौन सा रिश्ता निभाया? मामा होकर सगे भांजे को मार डाला? हाँ, ये सब मैंने जुलाई 2017 में प्लान किया। मैंने हितेश को बोला कि रमन को जाके बोले कि घर खाली करना है, और उसी दौरान मैंने अपने ऑफिस में भी रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद मैंने हितेश को मार दिया और उसकी बॉडी को 2 महीने दफनाने के बाद तक मैं वहीं रुका, ये देखने के लिए कि कोई स्मेल तो नहीं आ रही। और इसी दौरान मैंने ये भ्रम फैलाया कि हितेश जिंदा है, किसी को कोई शक ना हो। उसके फ़ोन से उसके पेरेंट्स के साथ मैसेज पे बात करता रहा। उसके बॉस को भी मैसेज मैंने किया। तो हितेश को मारकर आरती तुम्हें वापस मिल गई? मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दोनों के बीच में कुछ नहीं था। हमें तो ये पता है
लेकिन तुम्हें कब यकीन हुआ कि उन दोनों के बीच में वाकई कुछ नहीं था? हितेश की मौत के काफी दिनों के बाद मैं आरती से मिला। उसने हितेश को लेके कुछ ज्यादा सवाल नहीं किए, मुझे लेके परेशान थी और उसे मुझ पर भरोसा भी हो गया था। तब मुझे यकीन हुआ उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल नहीं, तुमने मर्डर किया। महज शक की बुनियाद पर तुमने किसी की जान ले ली। तुम कह रहे हो तुमसे भूल हो गई, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें सख्त से सख्त सजा देने में कानून कोई भूल नहीं करेगा। करने से पहले मुझसे तो पूछ लेते। हितेश छोटे भाई जैसा था मेरे, तुम्हारे छोटे भाई जैसा था। आरती मैंने बस करो धर्मेश, सुनने को कुछ नहीं छोड़ा तुमने। प्यार भरोसा सब बर्बाद कर दिया। पूछती रही, तुमने कभी नहीं बताया। तो तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगी? धर्मेश पर 2 केसेस के चार्जेस लगे। पहला हितेश की हत्या के लिए और दूसरा उस अनजान लाश को अपनी आइडेंटिटी देकर पुलिस को गुमराह करने के लिए। जलन और शक की भावनाएं जहर की तरह से फैलती हैं और वो इंसानी दिमाग के हर कोने को दूषित कर देती हैं, हर जागरूक विचार को नष्ट कर देती हैं और नतीजा ये होता है कि मन में सिर्फ नफरत ही जिंदा रह पाती है। इसके वश में आने से ना केवल रिश्तों में जहर घुल जाता है, बल्कि कई बार इस घटना की तरह अंजाम भयंकर भी साबित हो सकता है। मामा और भांजा होने के बावजूद हितेश और धर्मेश में सगे भाइयों से भी बढ़कर रिश्ता था, और धर्मेश की तरफ से सिर्फ एक बेवजह की जलन ने उसके मन में शक का बीज बो दिया, जो आखिर में उसे हितेश का खून करने की साजिश तक ले गया। आरती और हितेश से बातचीत करके चीजों को स्पष्ट करने या अपने रिश्ते पर भरोसा करने की बजाय उसने जलन और बदले का आसान रास्ता चुना। अक्सर जुनून में आकर किए गए गुनाह हत्या करने की अहम वजहों में से एक है, और ये ज्यादातर पल भर की नफरत का नतीजा होता है। इन हालात में हमें रुक कर सुलझे दिमाग से सोचना चाहिए और परिस्थितियों का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि सिर्फ संयम बरतने से ही आपराधिक घटनाओं की दर में काफी ज्यादा कमी आ जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, और हमेशा याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।